चैप्टर टू का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। रुकिए, चैप्टर टू का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी बोला जाएगा कि वर्क हुआ। तो वर्क का डेफिनेशन क्लियर कट बोलता है कि आप अगर किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब सोचो धक्का दे रहे हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होना चाहिए जिधर आप धक्का दे रहे हो। और अगर आप किसी बॉडी को खींच रहे हो, मतलब पुल कर रहे हो, तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होना चाहिए जिधर आप उसको खींच रहे हो। अगर उसके अलावा किसी और डायरेक्शन में होगा तो उसको वर्क कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो वर्क का डेफिनेशन बोलता है अ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी produces displacement in the direction of force। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क तभी होगा जब फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, उधर ही होगा जिधर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब सोच लो कि अगर ये एक बॉडी है और इसमें हम इधर अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? मतलब फोर्स अगर हम उस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ओके, मेरा बात ध्यान से सुनो। ओए एक मिनट। तो देखो, क्योंकि जो वर्क होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला भी क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब समझे? आपको पता है कि फोर्स अप्लाई करने से क्या प्रोड्यूस होगा, डिस्प्लेसमेंट। और जब फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो ना, मोशन। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होना चाहिए वो किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला क्यों आया? अब देखो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो उस हिसाब से वर्क का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है वो फोर्स का क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है। और न्यूटन मीटर को एक साथ जूल भी बोलते हैं। उसी तरह से वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा, क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, तो वर्क का सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो अगर आपको एग्जाम में बोलेगा डिफाइन करने किसको, 1 जूल को, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। पूरा जो डेफिनेशन है उसी में डाल देना है बस। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? उसके अलावा आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? देखो, 1 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 मतलब 10 टू द पावर 2। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये चीज आपको समझ में आया?
तो अगर पूछेगा 1 जूल कितना अर्ग होता है तो 10⁻⁷, जहाँ पे जूल SI यूनिट है और अर्ग CGS यूनिट, इसका वर्क का। अच्छा ठीक है, देखो मेरे बात सुनो। हम अगर सोच लो, हम अभी बोले कि वर्क तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन मान लो कि ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, मतलब उनके बीच में कुछ एंगल है। ये क्या हो गया? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे एक ट्रॉली है और इसमें एक रस्सी लगा हुआ है और इसको एक आदमी इधर खींच रहा है, और ये ट्रॉली किधर मूव करता है? इधर मूव करता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है? कुछ एंगल है। तो यहाँ पे भी तो फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना। yes. तो हम तो मतलब डेफिनेशन ऑफ वर्क के हिसाब से तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ कुछ भी वर्क नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या है? यहाँ पे भी वर्क हो रहा है। तो अब आप बोलोगे सर कैसे? आप तो डेफिनेशन के हिसाब से बोले कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी फोर्स काम कर रहा है इधर, लेकिन ये पूरा फोर्स काम नहीं कर रहा है। इस फोर्स का कुछ हिस्सा काम कर रहा है। मान लो जैसे ये 30 न्यूटन है, तो उस 30 न्यूटन में से 15 न्यूटन जो होगा ना वो इधर काम कर रहा होगा, और जो वो 15 न्यूटन क्या कर रहा है? इसका वर्क करवाने में मदद कर रहा है, और बाकी का जो 15 न्यूटन है ना वो लॉस हो जा रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे, आपको कैसे पता चला कि इधर फोर्स काम कर रहा है? इसको थोड़ा हम लोग को बताइए। तो इसको बताने के लिए हम ये डायग्राम को एक बार और बना रहे हैं, और आप यहाँ पे ध्यान से देखो। फोर्स किधर काम कर रहा है? इधर ना। डिस्प्लेसमेंट किधर काम कर रहा है? इधर। ये चीज समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं क्या करूंगा? एक ऐसे परपेंडिकुलर बना दूंगा, और ये हमारा एंगल हो गया। थीटा का ऑपोजिट को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और 90 का ऑपोजिट को हाइपोटेनियस, और जो नीचे आ गया उसको क्या बोलते हैं? बेस। समझ में आया? तो यहाँ पे ये फोर्स का वैल्यू किसके बराबर है? हाइपोटेनियस के बराबर। और इस फोर्स का कौन सा हिस्सा डिस्प्लेसमेंट की तरफ है? जो हिस्सा बेस है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं इस बेस का वैल्यू निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस टोटल फोर्स में से कितना फोर्स डिस्प्लेसमेंट के तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B/H। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? H कॉस थीटा। और H का वैल्यू किसके बराबर है? फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा F कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे B का वैल्यू कितना आ गया? F कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब एक बॉडी पे फोर्स कुछ एंगल में अप्लाई होता है, तब सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क करता है? F कॉस थीटा, क्योंकि ये F कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। समझ में आया कि नहीं? तो पूरा फोर्स जो है ना F, वो नहीं काम करता है। मतलब ये पूरा फोर्स जो है F, वो वर्क नहीं करता है। उसमें से सिर्फ कितना हिस्सा वर्क करता है? F cos थीटा। तो वर्क का डेफिनेशन के हिसाब से, वर्क का डेफिनेशन क्या था? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसका वैल्यू कितना है? F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? Fs cos थीटा। ये चीज आपको समझ में आया? तो जैसे मैं आपको तो समझाने के लिए एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो ये जो फोर्स है ना वो कितना है? 50 न्यूटन, और ये एंगल जो है वो कितना है? 60 डिग्री। तो भले आप 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये वर्क कराने में कितना फोर्स कंट्रीब्यूट करेगा? 50 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2, मतलब हो जाएगा 25 न्यूटन। मतलब यहाँ पे ये ट्रॉली को आगे ले जाने में, कितना फोर्स काम कर रहा है? 25 न्यूटन। बाकी का 25 न्यूटन क्या हो रहा है? लॉस्ट हो जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे भी वर्क का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्क का डेफिनेशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है? क्योंकि वर्क का डेफिनेशन बोलता है कि वर्क तभी होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी तो एक फोर्स है ना डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और उस फोर्स का नाम क्या है? F cos थीटा। तो जब एक ट्रॉली को कुछ एंगल में खींचा जाता है तब भी वर्क होता है, लेकिन वहां पे जो वर्क होता है वो इस फोर्स के कारण नहीं होता है। कौन से फोर्स के कारण होता है? F cos थीटा के कारण होता है। नहीं समझ में आया? बाकी F cos थीटा कहाँ से आया? समझ में आया? तो भले यहाँ पे आप 80 न्यूटन का फोर्स दो, अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री रहेगा तो सिर्फ 40 न्यूटन ही वर्क करवाएगा, बाकी का 40 वैसे वेस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क और एक होता है जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बॉडी है और उसमें फोर्स भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। फोर्स को मैं इस एरो से रिप्रेजेंट किया हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिधर फोर्स काम कर रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। तो जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से भी यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक आदमी है जो कार को धक्का दे रहा है, तो कार को वो धक्के किधर रहा है, उस डायरेक्शन में, और गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिधर फोर्स अप्लाई कर रहा है अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, मतलब जिधर फोर्स काम करेगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। और पॉजिटिव वर्क जब होगा तो देखिए सीधा सा बात है, देखिए फोर्स भी उधर ही काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। मान लीजिए मेरा ये हाथ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये हाथ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, एंगल मतलब होता है ये दो लाइन के बीच में जगह, ये जो जगह है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक एंगल हो गया। लेकिन जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेगा तो इसके बीच में कुछ भी एंगल नहीं रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये 90 डिग्री हो गया, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये मान लीजिए 30 डिग्री हो गया। लेकिन मैं अगर ऐसे कर दूँ तो ये एंगल 0 हो जाएगा। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दोनों उधर ही काम करता है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाता है, 0। तो पॉजिटिव वर्क होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए, और वैसा सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है एफ cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्योंकि 0 हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका वैल्यू 0 हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो ये cos 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो बाकी एफ बचा। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एफ बचा है और किसी भी चीज़ में अगर कोई साइन ना हो तो उसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव माना जाता है। जैसे कि सोच लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और 2 के पीछे कुछ भी साइन नहीं है, तो मैं बोलूँगा क्या कि 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर 2 के पीछे कोई साइन नहीं है तो मैं बोलूँगा एक पॉजिटिव नंबर है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे वर्क का वैल्यू जा रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मैथमेटिकली भी पता चल जा रहा है कि वर्क का वैल्यू पॉजिटिव आता है कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री। तो एक लड़का जो कार को पुश कर रहा है तो आप देख सकते हो फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है। उसी तरह से एक स्टोन जब गिरता है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस में तो उसको भी पॉजिटिव वर्क बोला जाता है। क्योंकि देखिए जब एक स्टोन नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब क्या, ग्रेविटी उसको खींच रहा है। तो ग्रेविटी उसको किस कारण से खींचता है, उसके वेट के कारण, और वेट को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो देखिए फोर्स किधर काम कर रहा है, नीचे, और स्टोन गिर भी नीचे ही रहा है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका मोशन भी नीचे की तरफ ही है। तो इससे पता चलता है कि क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूँ नेगेटिव वर्क का, तो नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब मान लीजिए फोर्स इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसका ऑपोजिट में काम कर रहा है। तो आप सीधा सा देखिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो उनके बीच में कितना एंगल बन जा रहा है, उनके बीच में 180 डिग्री बन जा रहा है। क्योंकि देखिए ये कितना घूम जा रहा है, 180 डिग्री घूम जा रहा है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स जो है इधर काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर काम कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है लेकिन फोर्स इधर काम कर रहा है। अब आप बोलोगे कि ऐसा सिचुएशन कब होता है, तो ऐसा सिचुएशन आप ऑब्जर्व किए होंगे जब आप एक बॉल को बैट से हिट करते हो और वो बॉल जब मैदान में रोल हो के बाउंड्री की तरफ जाते रहता है, तो देखा गया कि वो बॉल रोल होते होते कुछ टाइम बाद रुक जाता है। तो रुकता क्यों है, तो एक्चुअली देखिए बॉल जब रोल होके जा रहा है, सो लीजिए बाउंड्री उधर है, अब बॉल रोल होके उधर ही जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, लेकिन फिर भी बॉल रोल होके कुछ टाइम बाद रुक जाता है। इससे ये पता चलता है कि कोई फोर्स है जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है और जो कि उसको कंटिन्यूसली रोकने का कोशिश कर रहा है, और उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिधर भी मोशन होता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो आप देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। अगर आप किसी टेबल को धक्का देते हो तो आपको ना मुश्किल होता है धकेलने में, क्यों, क्योंकि उसके जो टेबल का जो आपका नीचे का हिस्सा है उसमें फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, फ्रिक्शन काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप जिधर धकेल रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, मतलब मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो ये देखिए ये बॉल को रोकने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर काम कर रहा है। तो दोनों फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में
दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, फोर्स इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया 180 डिग्री। तो हम लोग को पता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह अगर हम लोग 180 डिग्री डाल दें तो कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 इंटू एफ एस हो जाएगा -FS। तो इससे पता चल रहा है कि मैथमेटिकली भी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है और वर्क का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो ये एग्जांपल को हम ऑलरेडी यहाँ समझा दिए हैं कि जब भी फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव वर्क बोलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा है और बॉल उधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। उसी तरह से अ बॉल थ्रोन अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी, जब भी कोई चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंका जाता है तब भी उसको नेगेटिव वर्क बोला जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये बॉल जो है ये क्रिकेट बॉल है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन इसके ऊपर जो वेट, इसका जो वेट है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा क्योंकि ग्रेविटी उसको हमेशा खींच रहा है। तो वेट को फोर्स बोलते हैं। तो वेट हमेशा कंटिन्यूसली नीचे तरफ काम कर रहा है और फ्रिक्शन आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर तरफ हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में यहाँ पे कितना एंगल बन जा रहा है 180 डिग्री बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है क्योंकि फोर्स नीचे तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर तरफ है। इसलिए हम यहाँ पे लिखे बॉल थ्रोन अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। कभी भी कोई बॉल को डिस्प्लेसमेंट कराओगे अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के खिलाफ, तो ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर काम कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो इसको हम लोग नेगेटिव वर्क बोलेंगे। उसी तरह से जीरो वर्क क्या होता है, जीरो वर्क तब होता है जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक पुली है, पुली अपना हेड पे लोड लिया हुआ है और उस लोड का जो वेट है वो किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ काम कर रहा है। देखिए इसको हम एरो से रिप्रेजेंट किए हैं। वो जो पुली के सर के ऊपर लोड है, पुली के सर के ऊपर जो लोड है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। अब पुली डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा है, उधर आगे की तरफ। तो लोड नीचे काम कर रहा है, मतलब फोर्स नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा तो उसको जीरो वर्क बोलते हैं। अब आप इसको मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं एफ एस कॉस थीटा होता है वर्क का फॉर्मूला। इसमें अगर हम लोग डाल दें तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 90। cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, तो एफ एस इंटू जीरो, तो इसका आंसर भी जीरो ही आएगा। तो आप यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क का वैल्यू जीरो आता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एक एग्जाम्पल हो गया वर्क डन बाय लोड ऑन द हेड ऑफ पुली। जब कोई पुली अपने सर पे कुछ वजन लेके जाता है तो उस वजन के कारण वर्क क्या होता है, जीरो होता है। मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, उस वजन के कारण वर्क जीरो होता है क्योंकि देखिए वो जो पुली के सर पे जो वजन है उसका वेट किधर काम कर रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट पुली किधर कर रहा है, आगे कर रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो इसी कारण लोड के कारण वर्क जीरो हो रहा है, पुली के कारण वर्क जीरो नहीं हो रहा है। अगर पुली के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वर्क पॉजिटिव वर्क ही हो रहा है क्योंकि पुली फोर्स किधर अप्लाई कर रहा है, आगे की तरफ, और पुली का डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, आगे की तरफ। तो पुली के पॉइंट ऑफ व्यू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है। लेकिन उस वजन के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो वजन नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, मतलब जीरो वर्क हो रहा है। उसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल लिखे, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जब भी वर्क होता है तो वो जीरो वर्क होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाना, और हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। और इस पॉइंट पर हम ये बात करें कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस पॉइंट पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कुलर पाथ में उसको कौन घुमाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जीरो वर्क होता है। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका जीरो वर्क होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होता है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब होता है कि आप एक गिवन टाइम में कितना ज़्यादा वर्क कर सकते हो, मतलब आप कम से कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करोगे उतना आपको बोला जाएगा कि आप ज़्यादा पावरफुल हो। अगर मैं 2 पर्सन को सेम काम देता हूँ
और 1% उसको कम टाइम में कर देता है और 1% उसको ज़्यादा टाइम में करता है, तो जो कम टाइम में उसको करेगा वो ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप कम टाइम में करते हो और कोई भी वर्क को अगर आप कम टाइम में ज़्यादा करते हो तो आपको ज़्यादा पावरफुल बोला जाएगा। अब क्योंकि पावर जो है वो वर्क कितना वर्क करते हो कितना टाइम में उसको डिफाइन करता है। मतलब गिवन टाइम में आप कितना वर्क कर सकते हो, मतलब जो टाइम आपको दिया जाएगा आप उसमें कितना वर्क कर सकते हो, इसलिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। अब देखिए वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो उस हिसाब से पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का यूनिट हो जाएगा जूल बाय सेकेंड। जूल बाय सेकेंड को वाट भी बोला जाता है। तो पावर का अगर आपको ऐसा यूनिट पूछे तो आप जूल बाय सेकेंड भी लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड या वाट भी लिख सकते हो। इससे ये पता चलता है कि वाट और जूल पर सेकेंड सेम है। मतलब हम बोल सकते हैं 1 वाट और 1 जूल बाय 1 सेकेंड दोनों सेम ही है। मतलब पावर को 1 वाट बोला जाएगा जब 1 जूल वर्क होगा 1 सेकेंड के लिए। तो एक पावर का ऐसा यूनिट वाट हो गया। अगर हम पावर का लार्जर यूनिट का बात करें तो वाट की जगह क्या यूज होगा, किलो वाट, और किलो का वैल्यू 1000 होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 किलो वाट कितना होगा, 1000 वाट होगा। उसके अलावा देखिए पावर का फॉर्मूला क्योंकि वर्क बाय टाइम होता है और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो आपका ये दोनों जो है ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर मैं पावर का अदर यूनिट का बात करूं तो पावर का एक अदर यूनिट भी है जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं, और एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 746 मतलब एक हॉर्स कितना पावर जनरेट करता है दौड़ने टाइम, 746 वाट का पावर जनरेट करता है। तो अगर आपका बाइक 2 HP का है तो आपका बाइक का इंजन 2 हॉर्स के बराबर पावर जनरेट कर रहा है। तो पावर का एक यूनिट हॉर्स पावर भी होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब आपके पास कोई भी वर्क करने का कितना कैपेसिटी है। तो देखिए सीधा सा बात है, आपके पास जितना एनर्जी होगा आप उतना ही वर्क कर सकते हो। तो मतलब आपका जो वर्क करने का कैपेसिटी है वो पूरी आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप खाना पीना छोड़ दो और आप वर्क करो तो आप वर्क नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है। कोई भी बैटरी मोबाइल को तभी तक चला सकता है जब तक उसमें चार्ज हो, मतलब जब तक उसमें एनर्जी होगा तभी तक वो वर्क कर पाएगा। इससे ये पता चलता है कि जिस बॉडी में जितना एनर्जी होगा वो उतना ही वर्क करेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी और वर्क जो है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब दोनों बराबर है, और क्योंकि एनर्जी और वर्क बराबर है तो वर्क का जो यूनिट होगा एनर्जी का यूनिट भी वही होगा। मतलब वर्क को हम लोग जिस यूनिट में मेजर करेंगे एनर्जी को भी हम लोग उसी यूनिट में मेजर करेंगे। तो वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट भी जूल होगा, और वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है तो एनर्जी का भी सीजीएस यूनिट अर्ग ही होगा। उसके अलावा एनर्जी को मेजर करने के लिए एक कॉमर्शियल यूनिट भी होता है। कॉमर्शियल यूनिट मतलब जहाँ पे पैसा का लेन देन होता है, तो इस कॉमर्शियल यूनिट को किलो वाट आवर बोलते हैं। अब ये बोले, अब क्वेश्चन अरेज होता है कि एनर्जी का ये कमर्शियल यूनिट किलो वाट आवर कहाँ से आया। ये ऐसा यूनिट तो समझ में आ गया जूल होता है, लेकिन ये कहाँ से आया। तो देखिए हम लोग जानते हैं पावर इजकल टू वर्क बाय टाइम होता है, और वर्क इजकल टू हो जाएगा तब पावर इनटू टाइम। और पावर का यूनिट अगर हम लोग पावर का लार्जर यूनिट का बात करें, तो पावर का लार्जर यूनिट होता है, अभी डिस्कस किए थे, किलो वाट। और टाइम का अगर लार्जर यूनिट का बात करें तो टाइम का सबसे बड़ा यूनिट होता है आवर। अगर हम लोग छोटे यूनिट में बात करते हैं तो पावर का यूनिट वाट होता है और टाइम का सबसे छोटा यूनिट सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर हम लार्जर यूनिट का बात कर रहे हैं। तो पावर का लार्जर यूनिट हो गया किलो वाट और टाइम का लार्जर यूनिट हो गया आवर। तो दोनों को मिला देने से हो गया किलो वाट आवर, जो कि किसका यूनिट हो गया, एनर्जी का यूनिट हो गया। तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। अब ये 1 यूनिट और 1 किलो वाट आवर और ये कमर्शियल यूनिट से मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। देखिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो इलेक्ट्रिक बिल जो आप पे करते हो वो इसी 1 किलो वाट आवर के हिसाब से पे करते हो। मान लो आपके घर में जितने भी अप्लाइंसेस लगे हैं वो सभी अप्लाइंसेस का पावर कितना है, सारा अप्लाइंसेस का पावर मिला के कितना पावर कंज्यूम करता है, 1 किलो वाट। तो अगर वो अप्लाइंसेस सारे अप्लाइंसेस 1 घंटा के लिए चलेंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, 1 किलो वाट आवर। अगर वही सारे अप्लाइंसेस जो कि आपके घर मतलब आपका घर का सारा अप्लाइंसेस अगर 1 किलो वाट का है और वो सारे अप्लाइंसेस अगर 6 घंटा के लिए चलेंगे तो आपका कितना एनर्जी कंजप्शन होगा, 6 किलो वाट आवर। तो आपके घर के बाहर जो वो मीटर लगे रहता है
उसमें जैसे ही एनर्जी कंजप्शन 1 किलोवाट आवर होता है तो वहाँ पे आपका 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो ऐसे ही एक महीना के एंड में अगर सोच लीजिए आपका सारा अप्लायंसेस मिलके 200 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किया, तो 200 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 200 यूनिट आपका बिजली बिल बढ़ेगा। और आपको उस हर एक यूनिट पे ना सरकार कुछ पैसा फिक्स करता है, मान लीजिए 2 रुपया फिक्स किया है, तो अगर आपका सोच लीजिए 200 यूनिट आया तो उसमें इंटू 2 कर दीजिए तो आपको 400 रुपया इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ेगा। उसके अलावा ये 1 किलोवाट आवर को हम लोग जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है और ये उसका कमर्शियल यूनिट है। तो अगर आप कमर्शियल यूनिट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका कन्वर्सन हम यहाँ बताए हैं। तो एनर्जी का एक यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है कमर्शियल यूनिट। अब किलोवाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं, और आवर की जगह क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। तो 60 मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 सेकेंड आएगा। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा 36, यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 3 जीरो, तो फिर 5 जीरो हो गया। और क्या क्या बचेगा, वाट सेकेंड। वाट सेकेंड मिलके क्या बन जाएगा, जूल। अब बोलेंगे वाट सेकेंड मिलके जूल कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड भी होता है, वाट भी होता है, अभी अभी बताए थे। तो वाट इज इक्वल टू होता है जूल बाय सेकेंड। तो सेकेंड अगर इधर वाट की तरफ आ जाएगा तो वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल। तो वाट इंटू सेकेंड की जगह हम जूल लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या किए, इसको इस फॉर्म में ले आए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे था, डेसिमल को कितना यहाँ लाना है, 3 और 6 के बीच में। तो 1 2 यहाँ से डेसिमल को लाना है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। तो 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। हो सकता है एग्जाम में आपको बोले 5 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू इतना कर दोगे। तो 5 किलोवाट आवर कितना जूल हो जाएगा, 5 किलोवाट आवर जूल हो जाएगा 5 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 5 या 30, 5 3 या 15, 18। तो ये हो जाएगा 18 टू द पावर 10⁻6 जूल, मतलब 5 किलोवाट आवर इतना जूल हो जाएगा। उसके अलावा एनर्जी का और भी यूनिट होता है, जो यूनिट आपको याद रखना है। जैसे कि एक यूनिट है कैलोरी। 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, या आप बोल सकते हो 4.186 जूल होता है। अप्रॉक्सीमेटली 4.186 जूल होता है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.2 जूल। उसके अलावा एनर्जी का और एक यूनिट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मतलब ये वो एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है इतना जूल एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब एनर्जी का यूनिट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लड़का है, बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का का जो मास है वो है 40 kg और लड़की का जो मास है वो है 30 kg। दोनों ही ना सीढ़ी पे चढ़ रहा है, एक ऐसे करके सीढ़ी है। ओके, और इस सीढ़ी का जो एक स्टेप है, ये जो स्टेयर है, इसका एक स्टेप जो है वो कितना लंबा है, वो है 20 सेंटीमीटर हाई। मतलब ये सीढ़ी का, ये जो सीढ़ी पे चढ़ रहा है ना वो, तो सीढ़ी का एक स्टेप कितना ऊंचा है, 20 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ में आ रहा है। मतलब इनडायरेक्टली इसका अगर मैं मीटर में कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 20/100 0.2 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आया। और ऐसे करके कितने स्टेप्स हैं, 30 स्टेप्स हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए हैं, 30। क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टेप्स 30 है। तो मुझे रुचि बताओ, ये सीढ़ी पे अगर आप चढ़ते जाओगे तो कितना ऊंचा पहुंच जाओगे, 30 इंटू 0.2, मतलब ये सीढ़ी का पूरा टोटल हाइट कितना होगा, 30 इंटू 0.2। क्योंकि एक स्टेप का हाइट 0.2 है। तो ऐसे करके आप 30 स्टेप्स चढ़ोगे तो 0.2 ऊपर जाते जाओगे कि। तो फाइनली अगर आप इस पर चढ़ते जाओगे कितना ऊपर चले जाओगे, 6 मीटर ऊपर चले जाओगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे एक लड़का भी सीढ़ी पे चढ़ रहा है ऊपर, दौड़ के। ओके, और एक लड़की भी चढ़ रहा है। तो सीधा सा बात है, कोई लड़का अगर ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है
तो वो किसके अगेंस्ट चल रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। अरे क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब वो जो फोर्स लगा रहा होगा उसको कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अपने वेट के बराबर। क्योंकि जब वो लड़का सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है तो वो इनडायरेक्टली उतना कितना फोर्स जनरेट कर रहा होगा जितना उसका वेट है, तभी ना वो ऊपर चढ़ पाएगा। तो वेट कितना काम करेगा नीचे? वेट काम करेगा mg। तो उसको अपने आप को एक सीढ़ी से दूसरा मतलब एक स्टेप से दूसरा स्टेप पे जाने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा? ये mg के बराबर, मतलब उसके वेट के बराबर। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको बोला है कि लड़का का और लड़की का दोनों का क्या निकालना है? वर्क निकालना है। क्या निकालने बोला है? वर्क निकालना है। तो सबसे पहले लड़का का वर्क निकालते हैं, बॉय का। तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सीढ़ी दोनों के लिए सेम ही है, लड़का के लिए जो सीढ़ी है लड़की के लिए भी वही है। मतलब लड़का टोटल कितना हाइट तक ऊपर जाएगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 6 मीटर। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो ऊपर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर हो जाएगा। और लड़का फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? अपने वेट के बराबर, मतलब mg। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर होगा और फोर्स mg होगा वेट के बराबर। तो लड़का का मास हो गया 40, g का वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे दिया है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 दे दिया है और h का वैल्यू 6 दे दिया है। ये हो गया 2400 जूल। ये कौन वर्क किया है? लड़का। उसके बाद गर्ल का बात करते हैं, तो गर्ल कितना वर्क किया है? उसका भी ऐसे ही निकलेगा, F इंटू एस, मतलब उसका वेट इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका भी 6 मीटर होगा क्योंकि ये भी ऊपर उसी सीढ़ी पे चढ़ रहा है। और इसका मास कितना दे दिया है? 30 और जी का वैल्यू कितना दे दिया है? 6। मतलब तो ये हो गया आपका, सॉरी जी का वैल्यू 6 कहाँ से हुआ? जी का वैल्यू 10 होगा। तो ये हो गया आपका 1800 जूल। समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला है लड़का और लड़की का वर्क का रेशियो निकालो। तो WB/WG, बॉय का वर्क बाय गर्ल का वर्क कितना हो जाएगा? 2400 डिवाइडेड बाय 18। ये हो जाएगा 6 जा, ये 6 जा हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 4:3। ये चीज आपको समझ में आया? उसके अलावा देखो आपको बॉय और गर्ल का पावर का रेशियो निकालने भी बोला है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बाय टाइम। तो वर्क तो आप ऑलरेडी लड़का का निकाल चुके, कितना? 2400 जूल। यस सर। और लड़का को सीढ़ी में चढ़ने में ऊपर कितना टाइम लगता है? तो क्वेश्चन में दिया है लड़का को ऊपर सीढ़ी में चढ़ने में 2 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 2 मिनट, मतलब 2 मिनट इंटू 60। 2 मिनट दिया ना तो 60 सेकेंड करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 40, ये हो जाएगा 20 वाट। मतलब लड़का को ऊपर सीढ़ी में चढ़ने में कितना पावर लगा? 20 वाट का पावर लगा। तो नीचे वाला फिर बताएंगे तो स्टेप पहला वो टाइम लगा। अरे टाइम मतलब लड़का को सीढ़ी में चढ़ने में क्वेश्चन में दिया है 2 मिनट लगा है। कितना मिनट लगा है? 2 मिनट। 2 मिनट को सेकेंड में लाना पड़ेगा ना। ऐसा यूनिट में क्या होता है? MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो सेकेंड में लाना पड़ेगा, तो 120 सेकेंड होगा कि नहीं? तो वही 2 इंटू 60 लेके आए। और लड़की को ऊपर चढ़ने में लड़की का भी पावर निकालना। लड़की का वर्क कितना हुआ था? 1800 जूल। और लड़की ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लिया है? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट मतलब 1.5 इंटू 60। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 630 जा। तो 30 को अगर ये हो जाएगा 300/15, इसको अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 20 वाट। मतलब भले लड़का ज़्यादा वर्क किया है और लड़की कम वर्क की है, लेकिन दोनों का पावर क्या लगा है? सेम लगा है। वो अलग बात है कि लड़की कम टाइम में चढ़ जा रही है सीढ़ी पे और लड़का को थोड़ा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो सीधा सा इसका पीछे कारण क्या है? लड़का को ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि लड़का का मास ज़्यादा है, तो उसका वेट भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ऊपर चढ़ने में। तो पावर का अगर रेशियो निकालेंगे लड़का और लड़की का, PB/PG, तो ये हो जाएगा 20/20, 1:1 आएगा। तो दोनों कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एक ढलान है और ढलान पे एक तो ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को ना ऊपर खींचा जा रहा है। कितना फोर्स से खींचा जा रहा है? 15 न्यूटन का फोर्स से खींचा जा रहा है। और ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पहुँचना है,
या नीचे से ऊपर पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर। तो हम लोग जानते हैं वर्क तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। तो आप देख सकते हो फोर्स भी उधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है। तो हम लोग को पहला बीच में निकालने बोला है वर्क, तो हमारा वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा 15 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75 जूल। और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 आएगा ना, अरे क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है एक ही तरफ है। आप इसको मत देखो, अगर सोच लो फोर्स इधर आता डिस्प्लेसमेंट इधर आता तब इसको कंसीडर करते। यहाँ तो फोर्स भी उधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, इसलिए कॉस 0 होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं, फोर्स भी उधर ही और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही, तो मतलब पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क में थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो गलती से थीटा का वैल्यू मत डाल देना। ये थीटा का वैल्यू कब यूज होता है, जब फोर्स इधर रहता और डिस्प्लेसमेंट इधर रहता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। ओके, आगे लिखा हुआ है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। आपको सेकंड बीट में क्या निकालना है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको निकालना है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। तो देखो सीधा सा बात है, ग्रेविटी के कारण फोर्स हमेशा किधर काम करता है, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स काम करता है उसको वेट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, और वेट हमेशा नीचे काम करता है। तो अगर आपको फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालने बोला है, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या निकालने बोला है, वेट निकालने बोला है। मतलब आपको mg का वैल्यू निकालना है। तो m का वैल्यू क्वेश्चन में बॉडी का मास दे दिया है, बॉडी का मास कितना दे दिया है, बॉडी का मास दे दिया है 2 kg, तो ये हो गया 2 kg। और g का वैल्यू कितना दे दिया, g का वैल्यू दे दिया 9.8, मतलब ये हो गया आपका 19.6 न्यूटन। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी निकल लिया। उसके बाद आपको तीसरा बीट में क्या निकालने बोला है, तीसरा बीट में निकालने बोला है द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, कितना वर्क किया गया ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब ग्रेविटी इसको किधर खींच रहा है, नीचे। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना मतलब कितना वर्क इसको ऊपर ले जाने में यूज हुआ। और ऊपर ले जाना मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट को कौन सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, ये वाला। जब कोई चीज को ऊपर ले जाते हैं तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कौन सा है, ये है ना। मतलब हम लोग को ये वर्क निकालने नहीं बोला कि यहाँ से यहाँ ले जाने में क्या वर्क होगा, बोला मतलब अगर मुझे डायरेक्टली इसको उठा के ऊपर ले जाना होता, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, मान लो यहाँ पे ढलान नहीं होता, ये ब्लॉक यहाँ रखे रहता, तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं ना। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, जो कि इसका क्या है, हाइट है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि ओके। लेकिन क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आप ये वर्क तो निकाल लोगे, ये वर्क निकालने के लिए आपको चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो आपको बोलोगे सर फोर्स कितना काम करेगा, देखो सीधा सा बात है, जब कोई चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हैं तो मतलब हम लोग को कम से कम कितना फोर्स देना पड़ेगा, उसके वेट के बराबर। अरे क्योंकि कोई किसी इंसान, अगर सुनो किसी इंसान को हम उठा रहे हैं तो मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा, जितना उसका वेट है। उसी तरह से किसी सामान को उठा के यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो कितना फोर्स देना पड़ेगा, जितना उसका वेट है। तो फोर्स का वैल्यू तो पता चल गया कितना होगा, mg होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितना इसका हाइट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि m का वैल्यू तो मुझे पता है, क्वेश्चन में कितना दे दिया है 2 kg। g का वैल्यू भी पता है जो कि कितना है 9.8। h का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तब h का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक ये एंगल का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। और एंगल का ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं। तो सीधा सा बात है, मुझे हाइट निकालना है और अवेलेबल मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, h है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, 5। तो h इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू साइन 30। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। ये हो जाएगा 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर हो जाएगा। इसको लेकर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2 इंटू 9.8 इंटू 2.5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 49 जूल। ये चीज आपको समझ में आ रहा है।
देखो उसके बाद ना लास्ट बीट, फोर्थ बीट में क्या बोला है कि पहला बीट में जो आंसर आया और जो तीसरा बीट में आंसर आया उसका दोनों का डिफरेंस निकालो। ये तो बहुत आसान है, 75 से आप क्या करोगे, 49 को माइनस कर दोगे तो डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 26 जूल। तो वो वाला स्टेप हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझ गए होगे क्या करना है। ठीक है, तो और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, मैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इन पुलिंग ए कार्ट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक आदमी ना एक कार्ट को खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है। और वो कार्ट कितना स्पीड में जा रहा है, वो कार्ट जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड का स्पीड में। आपको निकालने बोला है पावर। तो आप लोग को हम पावर का एक फॉर्मूला बताए थे, एक फॉर्मूला तो बताए थे वर्क बाय टाइम, और एक फॉर्मूला भी बताए थे फोर्स इनटू स्पीड या फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐसे डाल देना है और इसका आंसर आ जाएगा, जो हो जाएगा 3200 वाट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा, डाउट होगा पूछिएगा। ये क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, लिखा पंप है, पंप। ये कुआं है, कुआं के अंदर से क्या हो रहा है, पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, कुआं के अंदर से ऐसे करके पानी निकाला जा रहा है पंप के थ्रू। बोला है ए पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर फ्रॉम ए डेप्थ ऑफ 75 मीटर। मतलब ये कितना अंदर से पानी निकाला जा रहा है, 75 मीटर से, 75 मीटर से। और एक बार एक मतलब कितना पानी निकाला जा रहा है, 600 kg। और 600 kg पानी निकालने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है। मतलब 10 सेकेंड के अंदर 600 kg पानी निकाल दे रहा है। मतलब 20 सेकेंड के अंदर 1200 kg निकल जा रहा होगा। आपको निकालने बोला है वर्क डन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकालने बोला है, वर्क डन। मतलब आपको कितना वर्क किया गया है। तो वर्क कैसे निकलता है, वर्क निकलेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो पानी निकाला जा रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट निकाला जा रहा है। मतलब कितना फोर्स दिया जाएगा उतना, मतलब फोर्स जो होगा वो इस पानी का वेट के बराबर होगा। अब वेट का वैल्यू कितना होता है, mg। तो यहाँ फोर्स की जगह लिखेंगे mg। और ये क्योंकि ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, हाइट के बराबर। तो यहाँ पे h लिखेंगे। तो पानी का मास कितना दे दिया, 600। g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है, g का वैल्यू दे दिया 10। अगर सोचो g का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से जो बेटर लगे, या तो आप 9.8 भी ले सकते हो या 10 भी ले सकते हो, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से देखना। अगर 9.8 लेने से कैलकुलेशन इजी होता है वो लेना, 10 से होता है तो 10, और नहीं दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा आपको वही लेना है। h का वैल्यू कितना हो गया, 75, 75। तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 4,50,000 जूल, इतना आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, पावर निकालने है आपको। मतलब ये पंप कितना पावर लगा रहा है, तो मतलब ये पंप का पावर निकालना है आपको। ठीक है, पावर मतलब पंप जो है पानी निकालने में कितना पावर लगा रहा है, तो पावर हो जाएगा वर्क बाय टाइम। तो वर्क कितना निकला है, 45,000, मतलब 4,50,000 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। तो 0 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 45,000 वाट। समझ में आया। तो आप इसको चाहो तो ऐसे 45 किलो वाट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1000 है, 3 तो जीरो है। अब देखो ये तो हो गया सेकेंड बीट। थर्ड बीट में क्या निकालने बोला है, थर्ड बीट में निकालने बोला है पावर रेटिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग एक तो पावर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब ये पावर रेटिंग क्या है। तो देखो मेरा बात सुनो ध्यान से, जब भी आप मार्केट से कोई मशीन खरीद के लाते हो तो उस मशीन पे ना उसका पावर रेटिंग लिखे रहता है। पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है समझो, पावर रेटिंग का मतलब होता है कि आप उसको कितना इनपुट पावर दे रहे हो, समझ में आया कि नहीं। और उस पावर को लेके वो आपको कुछ आउटपुट पावर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप मार्केट से एक फैन खरीद के लाए, एक पंखा खरीद के लाए, और उसका इनपुट पावर है सोच लो 10 वाट, तो आपको उसको 10 वाट पावर देना पड़ेगा तभी वो ऑपरेट करेगा। बाकी ये गारंटी नहीं कि वो आपको आउटपुट भी 10 वाट देगा। आउटपुट हो सकता है 9 वाट देगा या 8 वाट देगा, समझ में आया। मतलब 10 इनपुट से कम ही देगा, इनपुट से ज़्यादा नहीं देगा।
क्योंकि कुछ पावर क्या होता है लॉस हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप एक पंखा में करंट देते हो, मतलब इनपुट देते हो, तो उसमें से कुछ पावर विंड एनर्जी में यूज हो, मतलब कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ पावर ना लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब कोई भी मशीन इस दुनिया में आपको पूरा 100% पावर नहीं देगा। मतलब 100% पावर नहीं देगा, मतलब क्या, जितना आप इनपुट दिए उतना ही आउटपुट नहीं देगा। यहाँ तक कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग का भी बात करो तो हम लोग भले जितना खाते हैं उतना हमारा बॉडी को नहीं मिल जाता है, कुछ निकलता भी है। समझ में आया कि नहीं, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ तक कि हमारा बॉडी भी 100% एफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी खाओगे वो पूरा आपका बॉडी में लग जाएगा, कुछ ना कुछ निकलेगा एज ए डिफिकेशन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस दुनिया में कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है। तो ये जो पावर है ना, ये जो पावर हम लोग निकाले, ये पावर क्या चीज में यूज हुआ, पानी को उठाने में। तो ये वो पावर है जो मशीन दे रहा है, किसको, पानी को। इसलिए इसको कौन सा पावर बोलेंगे, आउटपुट पावर बोलेंगे। मतलब ये मशीन का आउटपुट है। लेकिन आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, पावर रेटिंग, मतलब आपको मशीन का इनपुट पावर निकालने बोला है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखो ये इनपुट पावर कैसे निकालोगे। इनपुट पावर निकालने के लिए आपको एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा पॉज करना। देखो एफिशिएंसी क्या होता है पहले समझो। एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। मतलब आप कितना इनपुट दिए और मशीन आपको कितना आउटपुट दे रहा है। देखो ये जो आउटपुट पावर है ना, ये समय के हिसाब से चेंज हो सकता है। सोच लो जब आप एक नया पंखा खरीद के लाए होगे और आप उसको अगर 100 का इनपुट दे रहे हो तो हो सकता है वो आपको 98 का आउटपुट दे। लेकिन जब वो कुछ साल यूज हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा खराब हो जाएगा, तो वो आप 100 का इनपुट दोगे लेकिन वो आपको 80 का आउटपुट देगा। तो ये जो आउटपुट पावर है ना, ग्रेजुअली कम होते जाता है। तो कितना आउटपुट दे रहा है, कितना इनपुट पे, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा आउटपुट देगा इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आउटपुट पावर होता है ना, जो आउटपुट पावर होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू इनपुट पावर होता है। एक्चुअली इक्वल टू भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी मशीन 100% आउटपुट नहीं देता है। मतलब आप जितना भी इनपुट दोगे उससे थोड़ा कम ही देगा। तो अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालने बोला था, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग मतलब कौन सा पावर निकालने बोला था, इनपुट पावर। और क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे दिया है। जो पंप यूज हो रहा है ना पानी निकालने के लिए, उसका एफिशिएंसी दे दिया। एफिशिएंसी कितना दे दिया है, 40%। ठीक है। और आउटपुट पावर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आउटपुट पावर हम लोग का कितना निकला था, ये कितना निकाले थे हम लोग, 4500 वाट, ये निकाल चुके थे। तो अब हम लोग इनपुट पावर निकालेंगे। अब मैं आपको एक तो चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। जो एफिशिएंसी होता है वो हमेशा किस में दिया रहता है, परसेंटेज में। तो आप जब भी यहाँ पे एफिशिएंसी का वैल्यू पुट करोगे तो परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है, जैसे आप 40 पुट करेंगे तो क्या होगा, 40/100। अगर आप यहाँ पे 40/100 लिखते हो तो ये वाला 100 को मत लिखना। समझ में आया कि नहीं। और अगर आप यहाँ पे सिंपली 40 लिखते हो तो आप फिर ये 100 को लिख सकते हो। मतलब ये आपको दो बार 100 नहीं लिख देना है। तो क्योंकि यहाँ पे 40% दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 40। आउटपुट पावर हमारा है 45000। इनपुट पावर निकालना है हम लोग को, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में आईपी लिख दे रहे हैं और इंटू 100। तो हमारा आईपी हो जाएगा, इनपुट पावर हो जाएगा 45000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। ये 0 कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, ये 4500 इंटू 25। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 11250। कितना आएगा, 11250 आएगा। सॉरी उससे भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आना चाहिए और एक 0 होना चाहिए। ये आएगा आपका अपने से 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ ये इतना, ये सही है। मतलब आपका आंसर इतना आएगा, 112500 आएगा। आपका रॉन्ग, एक ज़्यादा एक्स्ट्रा है। एक जो ज़्यादा है क्या। हाँ ये देखिए ना,
क्योंकि 45 × 25 1125 होता है। अच्छा ठीक है, 1 जीरो और कम कर लो तो इतना वाट आपका इनपुट पावर आएगा। तो आप देख सकते हो कि ये मशीन कितना खराब है। क्यों खराब है? देखो आप इतना इनपुट दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट इतना ही दे रहा है। एफिशिएंसी इसका 40% है, मतलब ये मशीन काफ़ी ख़राब है। तो इसे मशीन को चेंज ही कर देना चाहिए। इतना इनपुट के बदले में सिर्फ 40%, मतलब 45,000 आउटपुट दे रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं? तो देखो जो एनर्जी होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। जिसमें से पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है? द एनर्जी पोजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेप। अब देखो यहाँ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो कि किसके कारण होता है? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कोई भी चीज किसी पोजीशन पे रखा हुआ है तो वो उस पोजीशन पे क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी हट जाए, जैसे सोच लो ये जो मार्कर है वो मेरा हाथ पे रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसका पोटेंशियल एनर्जी? मेरा हाथ का पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरा हाथ अपना पोटेंशियल एनर्जी खो दे, मान लो कि मुझे चक्कर आ रहा है और मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ, तो मैं जैसे ही बेहोश होने वाला हूँगा तो मेरा हाथ का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और जैसे ही मेरा हाथ का पोटेंशियल जाएगा तो मार्कर गिर जाएगा, क्योंकि मेरा हाथ उसको पकड़ के रख नहीं पाएगा। तो कोई भी चीज किसी पोजीशन पे रखा है मतलब वहां पे किसके कारण रखा है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि इस रूम में आप देख रहे हो कि सीलिंग में क्या लगा हुआ है? फैन लगा हुआ है। तो ये फैन क्यों लटका हुआ है? सीलिंग का पोटेंशियल एनर्जी के कारण। अगर सीलिंग अपना पोटेंशियल एनर्जी खो दे तो पंखा क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। आप लोग जो जमीन पे बैठे हो वो भी किसके कारण बैठे हो? जमीन का पोटेंशियल एनर्जी के कारण। अगर जमीन अपना पोटेंशियल एनर्जी खो दे वहाँ गड्ढा हो जाएगा, आप लोग भी नीचे गिर जाओगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी चीज़ किसी पोजीशन पे क्यों है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा कोई भी चीज़ का कोई शेप जो दिख रहा है आपको, अपने अगल बगल में जो भी चीज़ देख रहे हो, जैसे ये मार्कर को ही देख लो, इसका एक शेप है। ये शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या किया है? इस मार्कर का जितना भी एटम्स और मॉलिक्यूल है उसको पकड़ के रखा है। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाए तो ये सारा एटम्स मॉलिक्यूल क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा, सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, ये एक बो है, ठीक है? एक बो है, ठीक है? मतलब एक तीर है, एक धनुष है और इसमें एक तीर लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है। ओके, ये एक बो है और ये एक एरो है। जब हम लोग इस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग को खींच रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग को हम एक पोजीशन दे रहे हैं कि नहीं? तो क्योंकि हम इसका पोजीशन को चेंज किए, मतलब हम लोग इसमें क्या स्टोर किए? पोटेंशियल एनर्जी। तो फिलहाल ये स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग का शेप को क्या किए? चेंज किए। शेप को चेंज किए कि नहीं? तो शेप को जैसे ही चेंज करेंगे तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाएगा? और जैसे ही मैं स्ट्रिंग को छोड़ूंगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो काइनेटिक एनर्जी किसको मिल जाएगा? एरो को मिल जाएगा। और ये एरो उसके कारण क्या होगा? आगे भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये स्ट्रिंग पहले इस पोजीशन पे था कि नहीं? अब अगर आप उसका पोजीशन को चेंज कर रहे हो, मतलब जब वो इस पोजीशन पे था तब उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था। अब जब उसको आप इधर खींच रहे हो तो उसका शेप चेंज हो रहा है कि नहीं? मतलब अब उसका पोटेंशियल एनर्जी पहले से क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हुआ, क्योंकि देखो जैसे आप स्ट्रिंग को छोड़ोगे ये स्ट्रिंग दोबारा से अपना ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा कि नहीं? तो ये स्ट्रिंग जैसे ही अपना ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, मान लो इसका ओरिजिनल पोजीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल था और यहाँ पे खींचने के बाद इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया 20 जूल। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे ये दोबारा अपना ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 10 जूल। तो जो एक्स्ट्रा 10 जूल है वो किसको मिल जाएगा? इस एरो को मिल जाएगा। किस फॉर्म में मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का काम है मोशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था
वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके एरो को क्या प्रोवाइड करेगा, मोशन। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी, एनर्जी पोजेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो कोई भी चीज अगर आपको मोशन में दिख रहा है दैट मीन्स उसके पास कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो मोशन में नहीं दिख रहा है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अरे सिंपल सा चीज है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते द मोशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसफर्ड एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हाँ लिख सकते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में दिख रहा है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे देख लो ये स्प्रिंग को देखो, ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग क्या किया, ऐसे करके कॉम्प्रेस कर दिए। क्या किए हैं, कंप्रेस कर दिए। तो जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं किए थे तब इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी था जिसके कारण इसका कुछ शेप था पहले। जब आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए, समझ में आया कि नहीं, तो कंप्रेस करने से इसका शेप चेंज हुआ। शेप चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो पहले कम पोटेंशियल एनर्जी था, जब आप इसको कंप्रेस कर दिए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। और वो पोटेंशियल एनर्जी जब तक रहेगा तब तक इसका शेप ऐसे ही रहेगा। जैसे ही वो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिलीज कर देंगे, ये स्प्रिंग दोबारा से क्या होगा, अपना ओरिजिनल फॉर्म में चले जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी किसी का शेप को चेंज करता है और उस पोटेंशियल एनर्जी को हटाने के बाद अगर वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में चले जाए तो इस टाइप का पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि देख लो, एक रबर को अगर आप खींचते हो तो रबर का पहले कुछ शेप था, उसके पास मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले था। जब आप उसको ऐसे खींचते हो तो उसका शेप चेंज होता है, शेप चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन जब तक आप उसको वो पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो तब तक ही उसका वो शेप चेंज होगा। जैसे ही आप उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करोगे, रिलीज कर दोगे, रबर दोबारा से अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस टाइप का एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक मतलब क्या, इलास्टिक का मतलब होता है जो चीज अपना ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा आ सकता है उसको इलास्टिक बोलते हैं, जो नहीं आ सकता उसको प्लास्टिक बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि? यस सर। तो इसलिए स्प्रिंग में कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा, द एनर्जी which changes the shape of body and if released अगर वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, then body will regain its original shape। वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। अरे जब वो पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज किया जाएगा तभी वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। तो देखो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पिछला क्लास में हम लोग जिस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया उसका नाम था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग और एक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है। पोटेंशियल एनर्जी या तो शेप को चेंज करता है या पोजीशन को चेंज करता है। तो अगर आप किसी चीज़ का पोजीशन को चेंज कर रहे हो मतलब आप उसका पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे हो। और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा, जितना आप उसके ऊपर वर्क करोगे। समझ में आया कि नहीं। तो मान लो ये जब कोई चीज़ यहाँ ज़मीन पे रखा हुआ था, ओके, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, मतलब अभी तक हम लोग इसके ऊपर कुछ भी वर्क किए नहीं है, मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। अभी सोच लो हम इसको उठा के ना यहाँ से कुछ हाइट में जाके रख दिए, इसको यहाँ से उठा के इस हाइट में ले जाने में कुछ वर्क होगा कि नहीं। तो वो जो वर्क होगा इसको यहाँ से उठा के इतना ऊपर ले जाने में, वो वर्क इसमें स्टोर होगा एज ए व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब तक ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास रहेगा तब तक ग्रेविटी इसको खींच नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या चाहता है कि ये नीचे गिर जाए। लेकिन हम इसको ग्रेविटी के खिलाफ
ऊपर उठा के एक नया पोजीशन पे रख दिए, तो क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हुआ मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, जितना हम लोग इसके ऊपर वर्क किए। और वो पोटेंशियल एनर्जी जब तक रहेगा तब तक ये यहाँ टिका रहेगा, जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगा ये गिर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, वर्क जो कि हम किए हैं किसके खिलाफ, वर्क डन By gravity. अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, यू होता है, जो कि क्या होता है, इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो किसी भी चीज पे ग्रेविटी के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं तो वो वर्क उस बॉडी में स्टोर होता है एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे तो चीज बताओ, अगर मुझे इस बॉडी को उठाना है ऊपर, तो कम से कम कितना फोर्स देना पड़ेगा, जितना इसका वेट होगा। अब वेट का वैल्यू क्या होता है, mg। तो मतलब मुझे यहाँ पे mg फोर्स देना पड़ेगा। और जब हम इस बॉडी को यहाँ से यहाँ उठा के ले जा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जितना इसका हाइट है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट h के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है कि u बाई जी एच किसको रिप्रेजेंट करता है। तो u हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हो गया हाइट। तो अगर मैं इन दोनों चीज को इधर ले आऊँ तो ये क्या होगा, m होगा, ये मास होगा कि नहीं। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या करेगा, इसी फॉर्मूला को थोड़ा इधर उधर कर देगा, बोल देगा ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मास को रिप्रेजेंट करता है। या ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg। अरे पहले आपको पता होगा कि ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तभी ना यूनिट बता पाओगे। तो ये चीज समझ में आया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है, किसी भी चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाना। तो जब भी आप कोई सामान को उठाते हो और कहीं रखते हो ना, तो आप उस सामान में क्या स्टोर कर रहे हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब तक वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है तब तक वो नीचे नहीं आएगा। जैसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खत्म होने लगेगा वो नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी उसको खींच लेगा। समझ में आएगा? तो नेक्स्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, मोशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी बॉडी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि उस बॉडी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप उस बॉडी को क्या कर दो, बोल दो कि तुम मूव करो, मतलब बॉडी को मूव करने के लिए छोड़ दो। वो बॉडी जब तक मूव करते रहेगा और फाइनली क्या होगा, रुक जाएगा। तो जब तक वो मूव करते रहेगा, रुकने से पहले, मतलब रुकने तक, जब तक वो मूव करते रहेगा रुकने तक, तब तक जो वो वर्क किया, वो वर्क से आप बता सकते हो कि उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं अपना गाड़ी का इंजन में तेल डाला और गाड़ी को चला रहा हूँ, तो जब तक मेरा गाड़ी चलते रहेगा उस तेल के कारण, तब तक मेरे पास क्या है, गाड़ी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। जब तेल खत्म तो काइनेटिक एनर्जी भी खत्म, गाड़ी रुक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि ये गाड़ी, सोचो ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके रुक गया, और मुझे कैलकुलेट करना है कि इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो बहुत सिंपल तरीका है, हम ये मेजर करेंगे इसका इंजन कितना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये कितना डिस्प्लेसमेंट किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या निकल जाएगा, वर्क। और वो वर्क ही मुझे बता देगा कि इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज का अगर आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको कैलकुलेट करना है वो कितना वर्क कर रहा है रुकने से पहले तक, और वो जितना वर्क किया होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर किया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इट कैन बी मेजर बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क it has done before coming to rest, मतलब कितना वर्क किया है रेस्ट में आने से पहले तक।
तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इक्वल टू वर्क, कितना वर्क किया है रेस्ट में आने से पहले तक, और वर्क कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, फोर्स F इनटू into S। डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो ये एक बॉडी है और ये बॉडी ना अभी मूव करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया मतलब इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा कि नहीं। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, u से, और इसका वैल्यू को हम लोग क्या ले ले रहे हैं, v। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, उसका वैल्यू क्या है, v। और ये बॉडी क्या करेगा, जैसे ये मूव करते रहेगा तो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करेगा कि नहीं, तो ये करेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कब तक करेगा, जब तक रुक ना जाए। मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 0। मतलब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को v ले लिए हैं और फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि तब तक वर्क करवाता है जब तक कि बॉडी रुक ना जाए। ये चीज आपको समझ में आया। अच्छा ठीक है, तो देखो अभी हम लोग का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, इक्वल टू होगा वर्क। अब वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं, मतलब इसका स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ पे स्पीड घट रहा है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन हो रहा है। और जब भी कोई बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो उस बॉडी पे क्या काम करता है, फोर्स। क्योंकि अगर किसी बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है मतलब उसके ऊपर पक्का क्या ऑफर किया गया है, फोर्स। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या होगा, ओपोजिंग फोर्स होगा, क्योंकि ये इसका मोशन को क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है, तभी ना ये रुक रहा है। तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा। अरे जब कोई चीज वर्टिकल मोशन करता है तब उसका फोर्स का वैल्यू होता है m इंटू जी, लेकिन जब कोई चीज हॉरिजेंटल मोशन करता है तब उसका स्पीड का जो रेगुलेशन है वो किसके हाथ में है, वो बॉडी के हाथ में है। समझ में आया कि नहीं। बॉडी अपना स्पीड को बढ़ा सकता है अपना हिसाब से और घटा भी सकता है। अरे हम बाइक का स्पीड को अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं कि नहीं, लेकिन जब मेरा बाइक गिरेगा छत से नीचे तब उसका स्पीड को बढ़ा घटा नहीं सकते, तब ग्रेविटी का हाथ में सब कुछ चले जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बॉडी के ऊपर, ये बॉडी का मास कितना है, ये बॉडी का मास कितना है, m। ओके, तो इसके बाद फोर्स कितना काम करेगा, m इंटू ए, क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो रहा है ना, स्पीड चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, भले वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट हो गया s, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी v है, v स्क्वायर। अब क्योंकि इसका स्पीड घट रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस ए लेंगे, मतलब ए का वैल्यू माइनस ए। ये फॉर्मूला है, उसका वैल्यू भी है, देखो u का वैल्यू भी है। चलो ठीक है, और s का s हो गया, तो यहाँ पे इसको अरेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as। माइनस माइनस कट जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, वी स्क्वायर बाई 2s आएगा कि नहीं। a का वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2s। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे, 2 को 1 में डाल दो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो वहाँ m, a का वैल्यू कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई 2s, एस क्या होगा, कट जाएगा और हो जाएगा ये हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया, हम लोग क्या किए, इस बॉडी को मूव करने के लिए छोड़ दिए, देखिए कब तक मूव कर रहा है। जैसे मूव करना छोड़ा तो हम लोग इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से इसका वर्क कैलकुलेट कर लिए, और इसका वर्क से ही मुझे क्या पता चल गया कितना काइनेटिक एनर्जी है इसके पास। तो देखो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ mv स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है, m है मास ऑफ बॉडी, और v जो है v वो है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ बॉडी, या तो आप इसको स्पीड बोल सकते हो या वेलोसिटी बोल सकते हो बॉडी का। ये चीज आपको समझ में आया। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप बताने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ध्यान से देखो,
हम लोग जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम के लिए सिंबल क्या यूज होता है, पी। तो हम लोग इसकी और इसके बीच में रिलेशन बनाने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे m और m मल्टीप्लाई कर देंगे। तो mm मल्टीप्लाई किया मतलब कितना मल्टीप्लाई किए, 1 मल्टीप्लाई किए, और 1 मल्टीप्लाई करने से फॉर्मूला में चेंजेस आएगा क्या, नहीं आएगा। अब ये m को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा हाफ m² m v का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यस सर। क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा m, और m भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ p²/m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 × m, m मतलब मास। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे थोड़ा और सजा के लिख सकते हो। ये 2 और m को काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, p² एनर्जी इधर आके क्या होगा, √/। समझ में आया कि नहीं, ये 2 और m इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर √/। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। इससे भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछता है। ये कैसा है, आपको समझ में आया? तो देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी पे अगर आप वर्क करोगे, किसी भी बॉडी पे अगर आप क्या करोगे, वर्क करोगे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इंक्रीज इन द वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी पर अगर आप वर्क करोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल सोच लो, एक बॉल ना रोल हो के जा रहा है, एक बॉल रोल हो के जा रहा है, तो उसके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है। अब सोच लो मैं उसको हॉकी स्टिक से और एक बार मार दूं तो उसका स्पीड क्या होगा, और बढ़ जाएगा। मतलब पहले उसका ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी था, अभी उसका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ गया। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसका काइनेटिक एनर्जी जितना बढ़ा उतना हम उसके ऊपर क्या किए, वर्क किए। समझ में आया? तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला को क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो हम लोग क्या सिचुएशन लेंगे कि पहले एक बॉडी ऑलरेडी, एक बॉडी का पहले से कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, अरे एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी पहले से कुछ था, मतलब उसके पास ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी था, और इस बॉडी का मास कितना है, m। हम लोग इसके ऊपर क्या ऑफर किए, फोर्स। फोर्स ऑफर करेंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। समझ में आ रहा है कि? और जैसे ही फोर्स ऑफर करेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी मान लो इसका कितना है, v। ये चीज आपको समझ में आया? तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि यहाँ पे हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है, हॉरिजेंटल मोशन जब भी होता है तो फोर्स का वैल्यू कितना होता है, m×a। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं और यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा ठीक है, देखो अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला। हम लोग सेम फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, v² - u² = 2as। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, v, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u, और डिस्प्लेसमेंट s है। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v² - u² = 2s। यही होगा ना? यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब इसको इक्वेशन 1 लेंगे और इसको इक्वेशन 2। तो यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे तो आपका वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, m है, m तो m रहेगा, a का वैल्यू हो जाएगा v² - u² / 2s × s। ये ss क्या होगा, कट जाएगा। तो आपका बचेगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे बचेगा हाफ mv² - हाफ mu²। ये आपको समझ में आया कैसे आया? अरे देखो ये हाफ है ना, ये m जो है ये v² में भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस हाफ, सॉरी m जो है वो u² में भी, तो ये हो जाएगा ना हाफ mv² - हाफ mu²। नहीं समझ में आया, छोड़ो, तुम लोगों को समझाना। सब में अरे m/2 समझ में आया?
सब गधा सब बैठा हुआ है एक नंबर का, बोल दिया तो। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एम बी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब समझ में आया। तो जबरदस्ती का क्लास 10 पहुंच गया ये लोग और ये लोग। तो देखो ये हमारा कौन सा काइनेटिक एनर्जी हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये हमारा कौन सा काइनेटिक एनर्जी हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, चेंज होता है। इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। या आप जितना वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। मान लो कि साइकिल का पैडल मारना आप छोड़ दिए हो तो साइकिल धीरे हो रहा है, फिर आप पैडल मारोगे तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि आप वर्क किए, पैडल मारे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी, और आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी। और मास कितना दे दिया है, मास दे दिया है 0.1 kg, और मोमेंटम कितना दे दिया है, मोमेंटम दे दिया है 20 kg मीटर पर सेकेंड, इतना मोमेंटम दे दिया है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला यूज करना है p²/2m। अभी अभी ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, हाफ p²/m। तो इसका p की जगह डाल देंगे 20 का वैल्यू और m का जगह 0.1, तो ये हो जाएगा 400, और ये 0.1 हो जाएगा 1/10, तो और एक तो 0 आ जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2000, और आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जूल। तो 2000 जूल आंसर आएगा। इसके अलावा एक तो और क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, बुलेट वाला। तो देखो एक तो और क्वेश्चन है, इसमें एक दीवार है और यहाँ से एक आदमी बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है, ठीक है, बुलेट को फायर कर रहा है। बुलेट का मास कितना दे दिया, 5 ग्राम, मतलब केजी में करेंगे तो हो जाएगा 5/1000 kg, मतलब ये हो जाएगा 1/200 kg अगर आप इसको सॉल्व करोगे। और इस बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया है, जब ये बुलेट को चलाया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी था 500 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। बोला क्या कि ये बुलेट ना अंदर घुसा और जाके रुक गया, मतलब ये लकड़ी, ये दीवार को चीरते हुए अंदर गया और एक पॉइंट पे जाके क्या हो गया, रुक गया, मतलब यहाँ पे रुका, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। जब ये बुलेट इस दीवार को पेनिट्रेट कर रहा था तो दीवार इसको क्या करेगा, अपोज करेगा कि नहीं। यस सर। तो दीवार इसको ना रेजिस्टिव फोर्स ऑफर कर रहा था। कितना फोर्स ऑफर कर रहा था, 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन का ओपोजिंग फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में सबसे पहला बीट में बोला है आपको निकालना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं, u से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ mu²। अरे वही फॉर्मूला है, v² की जगह u² लिखे हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, मास का वैल्यू हो गया 1/200 और u का वैल्यू हो गया 500 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 400 नीचे होगा और ऊपर हो जाएगा 250000। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 625 जूल, मतलब इतना उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। अब देखो सेकंड बीट में क्या निकालने बोला है, ये चीज आपको समझ में आया ना। उसके बाद सेकंड बीट में क्या निकालने बोला है, ये कितना अंदर तक जाके रुकेगा, कितना अंदर तक जाके रुकेगा। तो देखो सीधा सा बात है, इसके पास पहले कौन सा एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी। और जब तक ये काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगा तब तक वो क्या करेगा, वर्क करेगा। और जैसे इसका ये काइनेटिक एनर्जी खत्म होगा तो ये वर्क करना बंद कर देगा और जाके क्या होगा, रुक जाएगा। दैट मीन्स इसके पास जितना भी काइनेटिक एनर्जी है वो इसको पेनिट्रेट करने में क्या हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है, मतलब वर्क करने में क्या हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल टू हो जाएगा वर्क। अरे होगा कि नहीं, वर्क मतलब इसको पेनिट्रेट करने में यूज हो जाएगा। तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 625 जूल, जो कि निकाल चुके हैं। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, 1000, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है, मतलब कितना अंदर जाके रुकेगा। तो एस का वैल्यू हो जाएगा
625 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि हो जाएगा 0.625 मीटर। मतलब कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है? 0.625 मीटर अंदर तक पेनिट्रेट कर दे रहा है दीवार को, और फिर जाके रुक जा रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आया? ओके, इसके बाद एक और बीट दिया है जो हम आपको बताएंगे, पहले इसको लिखिए। तो देखो नेक्स्ट बीट में क्या दिया है आपको, इनिशियल वेलोसिटी वही है, बुलेट का मास भी वही है, तो आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी जब सेम है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा? वही होगा, 625 जूल। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अभी क्या किया, जो दीवार पहले की क्या था, ज़्यादा मोटा था, तो उसमें क्या हुआ था, 0.625 मीटर अंदर जाके रुक गया था। लेकिन अभी जो दीवार यूज़ किया गया वो दीवार क्या पतला है। अरे सीधा सा बात है, 0.5 जो है वो 0.625 से कम है कि नहीं? तो इस केस में क्या होगा, बुलेट दीवार को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे दो चीज होगा, बुलेट जब इसको फाड़ के बाहर निकलेगा तो दो चीज होगा, इसके पास जितना भी एनर्जी था ना, उसमें से कुछ एनर्जी इसको फाड़ने में यूज हो जाएगा, मतलब वर्क करने में यूज हो जाएगा। वर्क करना मतलब इसको फाड़ना, और बाकी जो काइनेटिक एनर्जी बचेगा वो इस उतना काइनेटिक एनर्जी से बुलेट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला कि कितना स्पीड में निकलेगा वो निकालो। समझ में आया? तो एक तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा वो दो पार्ट में यूज हो रहा है। कुछ पार्ट तो इसको फाड़ने में चले जा रहा है, मतलब वर्क करने में चले जा रहा है, और बाकी जो पार्ट बच रहा है वो इसको बाहर निकालने में जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इसको फाड़ेगा और फिर बाहर भी तो भागेगा ना, तो भागेगा मतलब अभी भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 625 जूल। वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दीवार भी कितना फोर्स दे रहा है, वही 1000 न्यूटन ही दे रहा है, रेजिस्टिव फोर्स। तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 1000 इंटू 0.5। अरे ये समझ में आया कि नहीं? तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसका फाइनल एनर्जी। तो पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 625, और ये 0.5 इंटू 1000 करेंगे कितना होगा, 500 होगा। तो 500 इसमें माइनस होगा तो कितना बचेगा, 125। तो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 125 जूल। लेकिन आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने नहीं बोला है, फाइनल स्पीड निकालने बोला है। तो इसका फॉर्मूला डाल देते हैं। इसका फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv²। इसको 125 से इक्वेट कर देते हैं। अरे जब इनिशियल स्पीड u था तो फाइनल स्पीड v होगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या यूज किए थे, हाफ mu² यूज किए थे, और यहाँ पे हाफ mv²। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 इंटू 2 डिवाइडेड बाय m का वैल्यू कितना है देख लो, 1/200। और v² है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये रूट ओवर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 125 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2500, और सॉरी 250। अरे होगा कि नहीं? हाँ सर। और ये 200 भी घूम जाएगा ऊपर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आएगा, 100√5। अरे क्योंकि देखो 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो की जगह 100 बाहर आ जाएगा, और अंदर में 5 फंसेगा कि नहीं। अब अगर आप √5 का वैल्यू भी अगर कैलकुलेट करते हो, अगर आप एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क फुल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको √5 को वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आप √5 का वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 223.6 मीटर पर सेकेंड। रूट कैसे निकालते हैं आपको पता है? अरे रूट पता है, ऐसे निकाले नहीं आता ऐसे। यहाँ पे ऐसे 2 तो जीरो बैठा दोगे, 2 जब 4 करोगे यहाँ पे 1 आएगा, उसी 2 को यहाँ ऐड करोगे, फिर 2 जीरो उतरेगा, फिर यहाँ पे आप लोगे फिर से 2 जा, ये हो जाएगा 84। ऐसे कर करके निकालोगे, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि ना ही एनर्जी को कोई क्रिएट कर सकता है, ना ही एनर्जी को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है।
एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से क्या होगा, दूसरा फॉर्म में ट्रांसफर होगा। समझ में आया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it always transfer from one form to another form। तो देखो एनर्जी को ना ही कोई क्रिएट कर सकता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनर्जी का सिर्फ क्या कर सकता है, फॉर्म को चेंज कर सकता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदल सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग पंखा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो विंड एनर्जी के कारण आपको पंखा से हवा लगता है और हीट एनर्जी के कारण अगर आप पंखा को स्विच ऑफ करके टच करोगे तो आपको फील होगा कि पंखा गर्म है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ख़त्म नहीं हो गया, वो एक फॉर्म से बस दूसरा फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया। मान लो एक यूनिवर्स है और उसमें एक ही लड्डू है, पूरा यूनिवर्स में एक लड्डू है, ठीक है, बूंदिया का लड्डू, और उस यूनिवर्स में 5 आदमी है, सिर्फ 5, ठीक है, औरत भी नहीं है, आदमी है। अच्छा ठीक है, चलो 5 औरत है। तो वो बूंदिया का लड्डू को अगर 5 जन में बांट दिया जाए तब भी एक ही लड्डू बचा ना। अरे तब भी तो एक ही लड्डू हुआ ना। अरे आप एक ही लड्डू को 5 जन में बांटे, तो इससे ये पता चल रहा है कि टोटल एनर्जी में कभी चेंजेस नहीं आता है। मतलब सोच लो 100 जूल एनर्जी है तो ये हो सकता है कि ये 100 जूल किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। मान लो 100 जूल विंड एनर्जी है, उसमें से अगर सोच लो पहले सोच लो 100 जूल विंड एनर्जी है, अब सोच लो इसमें ना 20 जूल किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कितना बचा यहाँ पे 80 जूल विंड एनर्जी बचा, लेकिन टोटल में तो अभी भी 100 ही है ना। तो टोटल एनर्जी में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता, बस एनर्जी एक फॉर्म से क्या होता है दूसरा फॉर्म में बदलता है। तो इसको हम लोग एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो, ये एक बॉडी है, ओके, और ये है ग्राउंड। ये बॉडी कितना हाइट पे है, h हाइट पे है, कितना हाइट पे है, h हाइट पे। और इस बॉडी को हम पकड़ के रखें मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब क्योंकि बॉडी कुछ हाइट पे है तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, जहाँ पे m इसका मास है और g है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब ये गिरेगा तो कितना एक्सेलरेशन से गिरेगा, g। और क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। मतलब काइनेटिक एनर्जी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसका स्पीड तो 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन टोटल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे, टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा mgh प्लस 0, कितना होगा, mgh ही होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है क्योंकि इसको पकड़ के रखे हैं, ये मोशन में नहीं है, लेकिन टोटल एनर्जी कितना है, mgh। अब आप तो चीज ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा ना, इसका टोटल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आप ये देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो ये गिर रहा है और गिरते गिरते कितना डिस्टेंस तक गिर चुका है, x डिस्टेंस तक गिर चुका है। तो जैसे ही x डिस्टेंस तक गिरेगा तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा h - x। इस पोजीशन को हम लोग a ले लेते हैं, इस पोजीशन को b, और जब ग्राउंड को हिट करेगा उसको c ले लेते हैं। अब देखो क्योंकि ये h - x हाइट में है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, mgh - x, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा mgh - mgx। ये समझ में आया? अब देखो क्योंकि ये गिर रहा है मतलब मोशन में है, मतलब इसका पक्का कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ½ mv²। अब हम लोग क्या करेंगे, ये v को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है।
क्या चीज को डिटरमाइन करेंगे, v को। तो v को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस फॉर्मूला से, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। अब देखो क्योंकि ये गिर रहा है तो इसका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, v है, तो v की जगह v² लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0², और गिरने टाइम a का वैल्यू कितना हो जाता है, g, और कितना गिर चुका है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x, तो v² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2gx, होगा कि नहीं। अब इस 2gx को यहाँ डाल देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m 2gx, तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, mgx। ठीक है, तो अब एक तो चीज, अब आप यहाँ पे एक तो चीज ऑब्जर्व करो, पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना था, mgh, और नीचे आते आते x डिस्टेंस कवर करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया, mgx, मतलब mgh से mgx माइनस हो गया, मतलब इतना पहले mgh था और अभी mgh से mgx माइनस हो गया, मतलब mgx घट गया। और देखो ये जितना घटा है, काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, 0, अभी काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा, mgx, मतलब देखो ये जितना घटा वो उतना ही बढ़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे टोटल एनर्जी को, अगर आप टोटल एनर्जी देखोगे जो कि क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh माइनस mgx। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, mgh, ये और कट जाएगा, टोटल एनर्जी कितना आया, mgh। देखो टोटल एनर्जी पहले भी mgh था, टोटल एनर्जी अभी भी mgh है, बस एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी से किस में बदल गया, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जितना कमी हुआ उतना वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो देखो ये 0 था काइनेटिक एनर्जी, यहाँ mgx हो गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा, mgh से mgx घट गया। टोटल एनर्जी में कोई बदलाव आ रहा है क्या, नहीं। अभी देखो यही बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगा, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ तो कुछ भी हाइट है ही नहीं, तो mg 0 करेंगे तो 0 ही होगा ना, अरे क्योंकि हाइट 0 है। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पक्का होगा, क्योंकि जब कोई चीज जमीन में टकराएगा तो पक्का कुछ स्पीड से टकराएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v का वैल्यू v ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ से कंसीडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 था ना, तो 0, 2 a का वैल्यू हो गया g, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, v² का वैल्यू हो गया 2gh, इसको यहाँ डाल देंगे, हाफ m 2gh, ये 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, mgh। अब आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पहले कितना था, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, और काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, अभी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब यहाँ का पूरा पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से क्या बन चुका है, काइनेटिक एनर्जी बन चुका है। समझ में आया कि नहीं। लेकिन अगर आप फिर से चेक करोगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में कुछ भी फर्क नहीं आया, टोटल एनर्जी अभी भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब 0 प्लस mgh करोगे mgh ही आएगा। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता है, बस एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होते रहता है। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh था, अभी वो काइनेटिक एनर्जी mgh हो गया है, और पोटेंशियल एनर्जी पूरा 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़ के mgh हो गया, और टोटल एनर्जी अभी भी देखो mgh, यहाँ भी mgh, यहाँ भी mgh। पॉज कर देंगे तो देखो यहाँ पे एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बना रहे हैं, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो देखो ये जो है ना, ये जो जहाँ पे 0 लिखे हैं, ये सोच लो ये जमीन है, ओके, और ये जमीन से ऊंचाई है, तो जमीन से कुछ हाइट है, ओके। तो अब देखो जब हम लोग जमीन से कुछ हाइट में थे तो हमारे पास कौन सा एनर्जी था सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो बॉडी गिरेगा और जमीन में टकराएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घट के क्या हो जाएगा, 0, उसका पोटेंशियल एनर्जी घट के हो जाएगा 0। तो ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये आपको समझ में आया। और एक चीज देखो, जैसे जैसे बॉल गिरेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा,
और काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ था, बढ़ा था ना, पहले 0 था, नीचे आके क्या हो गया था mgh। मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले मैक्सिमम हाइट में कितना था, 0 था, और जैसे जैसे बॉल गिरेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ग्रेजुअली राइज होगा। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, जब बॉल गिरेगा तो जमीन में टकराएगा, और टकराने के बाद दोबारा क्या करेगा, बाउंस करेगा। बाउंस करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, और डायरेक्शन चेंज हुआ प्लस उसका हाइट दोबारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोबारा हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया था, वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगा। समझ में आया कि नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही बढ़ने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली क्या होगा, घटेगा। समझ में आया कि नहीं। तो देखो ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का है, लेकिन टोटल एनर्जी में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। टोटल एनर्जी में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, सेम, कांस्टेंट। समझ में आया। आप देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों का जो टोटल वैल्यू है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। सर बाहर पढ़ाएंगे, हवा हुआ चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बात सुनो। ये एक पेंडुलम है, ये एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम अपना मीन पोजीशन पे था, ठीक है। हम इसको जैसे ही धक्का देंगे ऐसे करके, ये क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा। यहाँ से जितना दूर जाता है उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो मुझे रुचि बताओ, ये पेंडुलम अगर एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा तो रुकेगा नहीं, अरे रुकेगा तभी ना वापस आएगा, रुकेगा ही नहीं तो गोल गोल घूमने लगेगा। तो यहाँ जाके रुकेगा ना, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है तो ये कुछ हाइट गेन कर रहा है कि नहीं, और हाइट गेन कर रहा है मतलब वहाँ पे उसके पास कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि ये पेंडुलम वहाँ जाके रुक रहा है, रुकेगा तभी ना वापस आएगा, क्योंकि पेंडुलम तो ऐसे से होता है ना, तो जाके वापस आएगा। तो यहाँ जाके क्योंकि रुक रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी मोशन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन टोटल एनर्जी कितना होगा, mgh प्लस 0 mgh। अब देखो ये पेंडुलम जब यहाँ आएगा, यहाँ जैसे आएगा तो इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगा तभी ना वो इस तरफ पहुंचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हाइट लगभग कितना हो गया, 0 के बराबर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हाइट 0 हो गया। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ के क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। और टोटल एनर्जी अभी भी कितना है, 0 प्लस mgh। अब यही चीज जब यहाँ पहुंचेगा, फिर से यहाँ पहुंच के रुकेगा, और यहाँ पे फिर से कुछ हाइट अचीव किया है। कितना हाइट अचीव करेगा, जितना हाइट इधर अचीव करेगा उतना ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, ओके। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, क्योंकि रुका है यहाँ के रुका है 0। टोटल एनर्जी अभी भी कितना है। तो आपको इस का सिचुएशन से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बताया गया है कि टोटल एनर्जी में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता, बस एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में बदलते रहता है। ये चीज समझ में आएगी। A simple pendulum while oscillating rises to a maximum vertical height of 5 सेंटीमीटर। एक पेंडुलम है, जब वो ऑक्सीलेट कर रहा था तो कितना हाइट तक राइज हुआ, 5 सेंटीमीटर तक राइज हुआ, मतलब 5/100, 0.05 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इतना हाइट तक राइज हुआ। बोला इफ द मास ऑफ बॉब इज 500 ग्राम। ये जो बॉब है ना, बॉब मतलब ये बॉल का मास कितना है, 500 ग्राम। So 500 divided by 1000, so it will become 1/2 kg। समझ में आ गया, मास दे दिया इतना, g का वैल्यू कितना दे दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बीट 1 में क्या निकालने बोला है, बीट 1 में निकालने बोला है टोटल एनर्जी। तो आप लोग एक चीज गौर किए होंगे कि हमारा टोटल एनर्जी हमेशा क्या आता है, mgh आता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला mgh है, लेकिन टोटल एनर्जी भी तो mgh ही आ रहा था ना। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, m का वैल्यू डालेंगे 1/2, g का वैल्यू डालेंगे 10, h का वैल्यू हो जाएगा 0.05। तो ये हो गया हमारा 0.25 जूल, ये हमारा टोटल एनर्जी हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड बीट में क्या बोला है
कि जब ये पेंडुलम यहाँ से गुजरेगा, देखो यहाँ से गुजरेगा ना मीन पोजीशन से, तो उस टाइम इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो आपको बोला है कि ये स्पीड निकालो। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के क्या बन जाता है, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आके क्या हो जाता है, mg, यही होता है ना। तो हम लोग इसी से ये स्पीड निकालेंगे। हम लोग जानते हैं वहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। ये समझ रहे हो कि नहीं। तो ये mm क्या होगा, कट जाएगा, तो ये v इक्वल टू हो जाएगा 2gh रूट ओवर। समझ में आया कि नहीं? ये कैसे हुआ समझ में आया ना, ये 2 इधर आ गया 2gh, और ये स्क्वायर जो था उधर आ गया रूट ओवर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू है 0.05। इन सबको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1, तो वो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो कितना स्पीड में जा रहा है यहाँ से, 1 मीटर पर सेकेंड। लिखा है बॉल ऑफ मास 20 ग्राम फॉल फ्रॉम ए हाइट। एक बॉल है जिसका मास कितना है 20 ग्राम, 20/1000, ये हो जाएगा 1/50 kg। ये बॉल का मास है 20 ग्राम, मतलब 1/50 kg। कितना हाइट से गिर रहा है, 10 मीटर हाइट से गिर रहा है। इसको हम लोग h1 ले रहे हैं क्योंकि ये बॉल जमीन में टकरा के वापस भी जा रहा है। जब टकरा रहा है ये वापस कितना मीटर ऊपर जा रहा है, 8 मीटर। मतलब h2 का वैल्यू कितना हो गया, 8 मीटर। मतलब बॉल आ रहा है, टकरा के वापस जा रहा है। बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो देखो जब बॉल मैक्सिमम हाइट में होगा तब उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। m का वैल्यू हो गया 1/50, g का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 10, और h का वैल्यू देखो ये फिलहाल क्योंकि इस हाइट में है ना, तो यहाँ 10 डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 कर जाएगा 5 2 जा, ये हो जाएगा 2 जूल। अरे समझ में आया कि नहीं। तो देखो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, उतना ही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी भी mgh के बराबर हो जाएगा, मतलब mgh1 के बराबर, जो कि कितना है 2 जूल। तो बोला है कि कितना काइनेटिक एनर्जी होगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो हिट करने टाइम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 2 जूल। फिर लिखा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ग्राउंड में हिट करने से क्या हुआ, उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। आपको फाइंड करना कितना लॉस हुआ। तो देखो आप यहाँ पे देख के नहीं बता सकते कि कितना लॉस हुआ। अगर मैं ये फाइंड कर लूँ कि ये कितना ऊपर गया, अरे यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था कि नहीं, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। दोनों पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस होगा, डिफरेंस होगा, उतना ही लॉस हुआ। अरे लॉस हुआ तभी ना कम हाइट जा रहा है। अगर लॉस नहीं हो रहा तो पूरा 10 मीटर ऊपर जाता। तो यहाँ का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते, कितना होगा mgh2। m का वैल्यू अगेन 1/50, g का वैल्यू 10, h2 का वैल्यू 8 है। फिर 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 30, 1.6 जूल हो गया। समझ में आया। तो मुझे रुचि बताओ, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1.6 जूल है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, 1.6 जूल। तो देखो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, 2 जूल, और बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1.6 जूल। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 2 - 1.6, 0.4। नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, ऐसी और भी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिए।